सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम मौर्यन एम्पायर को आगे पढ़ते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका टाइम पीरियड था 321 BCE से लेके 298 BCE तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE by overthrowing the नंदास। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि एक शूद्र कास्ट को बिलोंग करते थे। शूद्र कास्ट आपने वर्ण सिस्टम पढ़ा था ना वैदिक पीरियड में, तो उसी में से शूद्राज वर्ण को बिलोंग करते थे। पर कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये मानते हैं कि ये गोरखपुर के मौर्य क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे, जो कि सही भी हो सकता है। तो इन्होंने चाणक्य की सहायता से, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित करके अपने मौर्य एम्पायर की स्थापना की, मौर्य राजवंश की स्थापना की। In the northwest, he defeated Seleucus first Nicator and controlled the Afghanistan, Baluchistan and area of West India. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके, अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ाया था। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया के जितने पार्ट्स को कंट्रोल में किया था, मींस इंडिया के जितने पार्ट्स को जीता था, वहां पर अपना एक गवर्नर नियुक्त किया, उसके बाद वो चला गया था। तो वहां पर जो गवर्नर था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तो वो तो पूरा राज्य उसी का हो गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और साथ ही मेगस्थनीज, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध भेज दिया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तो उन्होंने अपने राज्य को, जो कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था, वहां से बढ़कर के वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक उसका एम्पायर फैल गया। फिर he became a follower of महावीरा toward the end of his life and gave up his throne. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लाइफ के, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महावीरा के जो टीचिंग थी ना, उनको फॉलो करने लगे। इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, और जैन धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने जो अपना राजपाट था ना, उसको छोड़ दिया और एक वो सेंट के जैसे रहने लगे और श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। He ended his life while fasting unto death. उन्होंने सालेखना पद्धति से अपने जीवन का अंत कर लिया। सालेखना पद्धति क्या होती है? सालेखना एक जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन होता है, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि अगर जो हम अपने प्राणों को फास्ट करके, मीन्स फास्टिंग के द्वारा, हम तब तक कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि हमारे जीवन का अंत नहीं हो जाता। मीन्स ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम जानते हैं इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार जिसका टाइम पीरियड था 297 BCE से लेकर के 273 BCE तक। बिंदुसार ascended the throne in 297 BCE after his father. बिंदुसार ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारा 297 BCE में गद्दी पर बैठा। He defeated the rulers of 16 kingdom and brought them under the Mauryan Empire. बिंदुसार ने 16 किंगडम्स को पराजित करके अपने मौर्यन एम्पायर में मिला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया का जो ये वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, यहाँ तक नहीं, ये जो वेस्टर्न पार्ट था यहाँ तक, यहाँ पर अपने किंगडम को बढ़ाया। बट बिंदुसार ने क्या किया, इसने इंडिया का जो ये सदर्न पार्ट था, ठीक है, तो यहाँ के जो 16 किंगडम्स थे उनको पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। उस टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर, आप इतना समझिए, जो केरल का थोड़ा सा पार्ट और तमिलनाडु का ये थोड़ा सा एरिया अगर छोड़ देंगे, तो ये पूरा जो था उस टाइम पे किस पे आ रहा था? मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बिंदुसार के
इजिप्ट और सीरिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। वहाँ के जो स्कॉलर्स थे वो बिंदुसार के दरबार में एज अ एम्बेसडर रहते थे और इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें राइट करते थे, जिनकी वजह से आज हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। तो ये था बिंदुसार के बारे में। अब इसके बाद कौन आता है? द ग्रेट अशोका। अब जो कि पूरे मौर्यन एम्पायर का एक ही बहुत ही फेमस राजा हुआ। अब जानते हैं अशोका के बारे में। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक को बोला जाता है द ग्रेट, जो कि मौर्यन एम्पायर का बहुत ही महान राजा था। अब इसको महान या द ग्रेट क्यों बोला गया? इसको महान या द ग्रेट बोला गया इसके कार्यों के द्वारा, कि इसने कुछ ऐसे कार्य किए ह्यूमन बींग्स के लिए और फिर अपने राज्य के लिए, जिसकी वजह से इसको द ग्रेट बोला गया। आप जानते हैं अशोका के बारे में। एम्परर अशोका, जिनका टाइम पीरियड था 273 BCE से लेके 232 BCE तक। Ashoka became the emperor in 273 BCE. He was brilliant, ambitious, and ruthless commander. He served as a governor of Taxila and Ujjain. देखो, राजा बनने से पहले जो अशोका था वो तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो राज्यपाल था तक्षशिला और उज्जैन का। तो बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा कब? 273 BCE में। ये अशोका बहुत ही ब्रिलियंट, एम्बिशियस और रूथलेस था। मीन्स कि ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। अशोका जो कि प्रारंभ में बहुत ही क्रूर था। कहा जाता है इसने अपने 99 भाइयों को मार करके सिंहासन पे बैठा था। मीन्स कि ये अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता था। अपने को एक अच्छे राजा की इसके अंदर सारी क्वालिटी थी। जब वो इतना क्रूर था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। इसका हृदय परिवर्तन हुआ, इसने मारकाट की नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया। कब? कलिंग वॉर के बाद। अब ये कलिंग क्या है? तो कलिंग इस टाइम पे जो उड़ीसा है उसे पहले क्या बोलते थे? कलिंग। अब कलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? कलिंग वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्य। मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न पार्ट बिंदुसार ने पूरा कैप्चर कर लिया था। सिर्फ कलिंग ही ऐसा पार्ट छूट रहा था जो कि मौर्यन एम्पायर में नहीं था, और कलिंग की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा थी। क्या इंपॉर्टेंस थी? कलिंग, जिसे कि आजकल उड़ीसा बोला जाता है। तो उस टाइम ये जो उड़ीसा है, यहाँ से जो सदर्न इंडिया, साथ में जो साउथ ईस्ट एशिया की यहाँ जो कंट्रीज थी, सी रूट और लैंड रूट के थ्रू उनको कंट्रोल किया जा सकता था। और साथ में कलिंग हाथियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। हाथी जो कि उस टाइम पर युद्ध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे। इतनी सारी क्वालिटी थी किसमें? कलिंग में। इसलिए अशोक ने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा और क्या किया? ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कलिंग एंड डिटरमाइंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। इसलिए अशोक ने कलिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और उसे अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. He was so horrified when he saw the violence that he decided not to fight any more war. अब कलिंग युद्ध होने का निश्चय हो गया, सेना तैयार हुई, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। कलिंग वॉर बहुत ही फेमस वॉर है। युद्ध हुआ और अशोक जीता भी, परंतु इसमें इतना ज्यादा ब्लडशेड हुआ, इतनी ज्यादा मारकाट हुई कि वो इसको देख करके, इतने लोगों का नरसंहार देख करके अशोक का मन पिघल गया। मीन्स कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। लेकिन उसने कलिंग को छोड़ा नहीं, उसने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि वो एक अच्छा राजा था और उससे पता था कि कलिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो फिर उसने कलिंग को मौर्य एम्पायर में मिला लिया। तो आपने मौर्य एम्पायर के कौन कौन से राजाओं के बारे में जाना? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोका। अब कलिंग वॉर के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति। अब ये धम्म नीति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो
आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय।